जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th में जो हम लोग एच एम अनसॉल्व यानी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एच एम अनसॉल्व साइंस में तैयारी कर रहे थे, जिसमें मैथ में तो हम लोग तैयारी कर चुके हैं, साइंस में तैयारी कर रहे थे, जिसमें आज जो है हम लोग 2024 के सेट 2 को पढ़ने वाले हैं। और कोड जो है आपके पास 8-24 जो है, और आई के हम लोग जो है उसके जो कोड वर्ड है आई के, ठीक है, आई के हम लोग इसी को ही हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो अगर आपके पास एच एम अनसॉल्व आपके पास बाई चांस नहीं है, अगर अरिहंत अनसॉल्व है तो अरिहंत अनसॉल्व में भी आप लोग जो है इसे मैच करा सकते हो, या कोई और अनसॉल्व है आपके पास तो कोई और अनसॉल्व में भी अगर इंग्लिश मीडियम अनसॉल्व है तो आप लोग आई के सेट को चेक कर सकते हो, सेट 2 हो ना हो आई के सेट को आप लोग मैच करा लो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास पहला क्या है? पहला है सेट 2 आई के, हाँ, जिसमें हमारे पास 20 एमसीक्यूज दिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, जिसको हम लोग OMR सीट पर करेंगे। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज फॉर्मेड। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है? बिटवीन द पोल एंड फोकस। इसके पहले के वीडियोस में जो क्वेश्चन नंबर पहला जो था आपका, वो सेम इसी के अकॉर्डिंग ही था आपका। मतलब अब की बार हम लोग ऑब्जेक्ट को जो है कहाँ पर रख रहे हैं? पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट को जब पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इसका इमेज जो है वो बनेगा। इमेज कैसे बनेगा? नंबर 1 पे है इरेक्ट वर्चुअल स्मॉल, नंबर 2 पर है इरेक्ट वर्चुअल लार्ज, सी नंबर पर है इरेक्ट रियल लार्ज, डी नंबर पे है इरेक्ट रियल स्मॉल। सबसे पहली बात तो है, हम लोग एक चीज तो जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बिटवीन यानी पोल और फोकस के बीच में हम लोग जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो एक तो जो इमेज बनता है बहुत लार्ज बनता है, बड़ा बनता है। इसके बाद वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर आप लोग बी को करेक्ट करोगे, क्योंकि जब पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका जो इमेज बनता है वो इरेक्ट बनता है। ठीक है, इसके बाद वर्चुअल बनता है और इसके बाद लार्ज बनता है। मतलब आप लोग कह सकते हो इसको, इरेक्ट का मतलब जानते हो, मतलब सीधा बनेगा। ठीक, और सीधा बनेगा और वर्चुअल बनेगा और बड़ा बनेगा, लार्ज बनेगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड में है, विच लेंस इज यूज्ड इन करेक्टिंग द डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटनेस यानी फॉर साइटनेस। तो लॉन्ग साइटनेस यानी फॉर साइटनेस के लिए हम लोग किस लेंस का यूज करते हैं? कौन से लेंस को हम लोग यूज करते हैं? नंबर 1 कॉनकेव, नंबर 2 कॉन्वेक्स, और नंबर सी में है बाइफोकल, नंबर डी में है नॉन ऑफ दीज। तो कॉनकेव लेंस का यूज हम लोग कब करते हैं? कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास हमारे नियर है, ठीक है, नियर है, तो नियर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फिर से समझना, कोई पर्सन है जिन्हें जो है दो प्रकार से उनके, देखो मान लो किसी के आईज में फार साइटनेस है और किसी के आईज में नियर साइटनेस है। बट यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? फार साइटनेस यानी बहुत, उसमें व्यक्ति जो है, पर्सन जो है दूर की तो देख सकता है, बहुत दूर की तो देख सकता है, बट नियर की जो ऑब्जेक्ट है, नियर की कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसे नहीं देख सकता है। तो इसके लिए नियर को जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और अगर किसी पर्सन को, कोई पर्सन है वो अगर मान लो नियर की ऑब्जेक्ट को अगर देख सकता है और दूर की ऑब्जेक्ट को अगर नहीं देख पाता है तो उसके लिए वो उससे कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव लेंस यूज करना चाहिए। ठीक है, तो फार साइटनेस के लिए हम लोग जो है, फार साइटनेस के लिए हम लोग कौन से लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, तो बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, द मैग्निफिकेशन ऑफ द वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए
डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम द लेंस एंड 0.5 लेंस बिल्वी। तो लेंस आपका होना चाहिए नंबर, देखो कॉनकेव लेंस, ऑप्शन नंबर बी पार्ट को आप लोग जो है यही करेक्ट करना। एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर यही हमें गिवन है, तो बी ऑप्शन को हम लोग करेक्ट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म ऑफ ए ग्लास। तो हम लोग कोई भी प्रिज्म हो उसमें से कौन से लाइट को हम लोग पास करते हैं, वाइट लाइट्स को जब पास करते हैं, जैसे वाइट लाइट को पास करेंगे द कलर ए लाइट रे बेंड मैक्सिमम टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो इन्होंने कहा है कि कोई वाइट लाइट है उसे प्रिज्म से पास करोगे तो जितने भी उसके कलर्स हैं वो हम लोग देख पाते हैं। उन कलर्स में से जो मैक्सिमम रे जो ये लाइट रे वेंट मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किसकी होती है, हम लोग कहते हैं वायलेट की, और मिनिमम रेड में लेते हैं। तो मैक्सिमम लेते हैं हम लोग रेड वायलेट, और मिनिमम लेते हैं रेड। तो यहाँ पे मैक्सिमम की बात की गई है तो वायलेट ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, ठीक, करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डी पार्ट को आप लोग करेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 5 में है टू वायर्स ए रेसिस्टेंस R1 एंड R2 आर ज्वाइंट इन पैरेलल। तो R1 और R2 किस में हम लोगों ने कनेक्ट किया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बी, तो इसका जो इक्विवेलेंट होना चाहिए तो आपको बता दे फार्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक। ऐसे जैसे 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R इक्वल्स इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2। इससे हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट मतलब इसको ऊपर ले जाएंगे, या इसे उल्टा कर दो, इसे भी उल्टा कर देंगे हम लोग। तो R इक्वल्स R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। देखो जरा ऑप्शन नंबर हमारे पास तो सी, तो सी ऑप्शन को हम लोग करेक्ट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है द फिलामेंट इन ए इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। जो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम, आयरन, टंगस्टन और कांस्टेंट। तो आपको बता दें कि टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट जो मेटल है, फिलामेंट मेटल जो है वो किसका बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है यही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में है द ट्रांसफॉर्मेशन इन ए इलेक्ट्रिक सेल इज। द ट्रांसफॉर्मेशन इन ए इलेक्ट्रिक सेल इज केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाँ, जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका काम होता है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना होता है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मतलब ऑप्शन नंबर हम लोग पहले ही हम लोग ए ऑप्शन को ही करेक्ट करेंगे। अब आ जाओ केमिस्ट्री पे। आपके केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 8 में है FeCl3। चलो इसको लिख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y रिएक्शन के बाद है F2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। तो Y है तो सिंपल है, Fe है, Cl है, ठीक, H2 है, ठीक, Cl है, H है, मतलब SO4, मतलब यहाँ पर SO2 नहीं है। क्या नहीं है, SO2 नहीं है, तो हम लोग सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्या भर देंगे हम लोग, SO2, मतलब सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 9 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिटिक साल्ट। इनमें से जो एसिटिक साल्ट है, एसिटिक साल्ट क्या है, NaCl, NaHSO4, Na2SO4, KCN, सभी साल्ट है। बट एसिटिक साल्ट में हमारे पास देखो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है यही करेक्ट है, NaHSO4, सोडियम हाइपोसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट जिसको कह सकते हैं। तो यही जो है हमारे पास राइट आंसर है, तो इसको राइट आंसर में कर लेंगे हम लोग। फिर मैट माइनली कंसाइस्ट ऑफ, तो ये जो मैट है, मैट मैनली कंसिस्ट ऑफ, तो आप लोग कहोगे मैट जो है इसमें होता है कापर
सल्फाइड, हाँ, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, मतलब Cu2S और FeS। मतलब आप लोग कहोगे कि जो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है इसको करेक्ट कर लेना, मतलब Cu2S एंड FeS। क्वेश्चन नंबर 11 में है, फिर से रिएक्शन है, इसको कंप्लीट करेंगे। फिर से रिएक्शन है, इसको जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो रिएक्शन हमारे पास है, पहले हमारे पास ब्लैंक है, फिर प्लस है, फिर PCl5 है, रिएक्शन CH3COCl, ठीक, प्लस POCl3 प्लस HCl। P है, P है, Cl है, Cl है, हमारे पास क्या है, CH3 है, CO है, फिर ये O है और ये H है, मतलब CH3COOH भरेंगे हम लोग। क्या भरेंगे, CH3COOH। बी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में है, 12 में इन्होंने कहा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जो आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड Na2O MgO Al2O3, हाँ Al2O3 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपके पास अब है 13 में क्या है, केमिकल फार्मूला ऑफ प्रोपेन इज। प्रोपेन का केमिकल फार्मूला क्या होना चाहिए, देखो आपको बता दें, प्रोपेन में मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। और एन में अगर कार्बन के पास कार्बन अगर 3 है, कार्बन 3 है तो H8 होना चाहिए। तो देखो जरा ऑप्शन नंबर आपके पास किस में है, बी में है, तो बी आपके पास C3H8। और अगर प्रोपीन है तो फिर यहाँ पर 6 होना चाहिए इसकी जगह, अगर आइन है तो इसकी जगह 4 होना चाहिए, ठीक, ये होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा एक्यूर्स वाई। तो हाइड्रा जो रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन है, नंबर 1 बडिंग, नंबर 2 फिशन, नंबर 3 फ्रेगमेंटेशन, और नंबर डी ऑप्शन में है वेजिटेटिव, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है, नहीं ये नहीं होना चाहिए। रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा एक्यूर्स वाई, हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन है ये आपका बडिंग में होता है, ठीक है। तो बडिंग में आपको पढ़ाया था हमने कि हाइड्रा को कैसे, उसको अगर शरीर को, उसके जो बॉडी को हो, अगर हम लोग काट दे, ठीक है, काट दे तो किस प्रकार से और एक नया हाइड्रा, न्यू हाइड्रा कैसे बन जाता है, तो इसको हमने आपको पढ़ा दिया था। चलो फिर इसके बाद अगर इसमें पूछे जाएंगे तो पढ़ाएंगे आपको, बडिंग पढ़ाएंगे, फिशिंग पढ़ाएंगे, सब फिशन पढ़ाएंगे आपको, हाँ। तो ए पार्ट जो है इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। 15 नंबर में, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टेक्स प्लेस इन। नंबर ए में है साइटोप्लाज्म, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्लोरोप्लास्ट, फिर न्यूक्लियस। तो आपको बता दें कि प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट का जो ब्रेकडाउन होता है कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बी ऑप्शन को करेक्ट करना, तो बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में है, द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ विच सिस्टम। तो नंबर ए में है न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन, फिर एक्सप्रेशन, फिर है ट्रांसपोर्टेशन। मतलब द किडनी इन ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स की किडनी है, आर पार्ट ऑफ विच सिस्टम। तो कौन सा पार्ट्स है, आपको बता दें कि एक्सरेशन, जो एक्सरेशन है, मतलब ऑप्शन सी है, इसी करेक्ट करना आप लोग, ठीक है। इसके बाद मेंडल गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन इन। तो मेंडल ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट की थी, इन्होंने टेम्पल से, स्कूल से, गुरुकुल से और मोनेस्ट्री से। तो आपको बता दें कि मेंडल ने मोनेस्ट्री से अपनी जो स्टार्टिंग जो पढ़ाई की स्टार्टिंग की थी, उन्होंने कहाँ से स्टार्टिंग की थी, उन्होंने मोनेस्ट्री से, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर डी आप लोग करेक्ट करना, ठीक। इसके बाद लूप इज पैलेस्ड इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो
फीमेल में रिप्रोडक्शन सिस्टम है, नंबर 1 पे ओवरी, फिर ओविडक्ट, अडरस और वैगिना। तो आपको बता दें कि जो यूटेरस है, यूटेरस को ही आप लोग करेक्ट करना, सी ऑप्शन को। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स? नंबर 1 है जाइनोसियम, फिर है स्टेमेंस और स्टिग्मा और ओवरी। तो जो स्टेमेंस है यही जो है, इसी को करेक्ट करना आप लोग। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉल्ड इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस? तो हम लोग किस से, मतलब जो इन्वायरमेंट है उनके हम लोग फ्रेंड बन सकते हैं, फ्रेंडली हो सकते हैं। नंबर 1 पे है हम लोग किस प्रकार से जो इन्वायरमेंट है उनके फ्रेंड बन सकते हैं। कैरिंग क्लोथ्स बैग्स वाइल गोइंग टू मार्केट, कीपिंग परचेस्ड आइटम्स, बिल्कुल राइट आंसर है। स्विचिंग ऑफ लाइट एंड फैंस टू अवॉइड अननेसेसरी, ये भी आपका हाँ राइट आंसर है। वॉकिंग टू स्कूल ऑन फूट इंस्टेड ऑफ गिविंग बाई बाइसिकल, ये भी राइट आंसर है। ऑल ऑफ द एबव, मतलब डी ऑप्शन को सही करना, डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, अब आते हैं हम लोग जो पार्ट बी है, सब सेक्शन 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ठीक, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जब करेंगे तो हम लोग लिखेंगे आंसर 21 ऐसे। तो वो लिखते हैं यहाँ पर आंसर जो है हम लोग कर रहे हैं 21 में क्या है हमारे पास, यहाँ पर समझना। इन्होंने कहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। जो कॉनकेव मिरर है उनकी फोकल लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। सो दैट रियल इमेज 5 times लार्जर इज फॉर्मेड, आल्सो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो जो इमेज की पोजीशन है इसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज तो ये लिखेंगे, जो हमारे पास हम लोग कहेंगे कि जो फोकल है ये हमें क्या गिवन है, ये गिवन है कि 10 सेंटीमीटर, मतलब यफ जो है हम लोग क्या लिखेंगे, यफ इक्वल्स 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे हम लोग यफ इक्वल्स 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कॉनकेव मिरर है। ठीक, कॉनकेव मिरर है। इसके बाद इन्होंने एक चीज हमसे ये कहा है कि जो यहाँ पर सो दैट रियल इमेज 5 टाइम्स, मतलब यहाँ पर हम लोग कहेंगे जो हमारे पास यम की वैल्यूज है ये हमारे पास +5 है, 5 टाइम्स 5 है। ठीक, और यहाँ पर आल्सो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन हम लोग जो है इमेज और इमेज की पोजीशन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इमेज जो है ये तो यू है, और नहीं, ऑब्जेक्ट जो है वो यू है एंड इमेज जो है वो वी है। दोनों चीज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज करेंगे, यम इक्वल्स -v/u। ठीक, इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यूज को रखते हैं। ठीक है, तो यम इक्वल्स, अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोग कहेंगे यहाँ पर जो है हमारे पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इसीलिए हम लोग यफ को माइनस में लेंगे। यफ को हम लोग किस में लेंगे, माइनस में। इसको भी माइनस में लेंगे, कॉनकेव में टोटल माइनस में लेते हैं। यहाँ पर यम, जहाँ यम है यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे -5, -v इक्वल्स यू, इससे ये कैंसिल। तो u इक्वल्स नहीं 5u इक्वल्स v, तो v इक्वल्स 5u। ठीक, v इक्वल्स क्या हुआ, 5u। अब यहाँ पर हम लोग मिरर फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तो हम लोग कहेंगे मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। ठीक, प्लस 1/u, वैल्यूज को रखो।
तो 1/, ये हुआ 10 इक्वल्स 1/5u और प्लस 1/u, इसे इधर ले आओ। तो यहाँ पर 1/u, नहीं, पहले एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक भाई, दोनों में एलसीएम हम लोग क्या लेंगे, 5u को जो है इसी को ही हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम में लेंगे। ठीक है, अब एक चीज हम लोगों को एक चीज ये ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में u v f टोटल सभी को हम लोग माइनस में लेते हैं, तो इसे भी माइनस लेंगे, इसे भी माइनस लेंगे। तो -1/10 इक्वल्स एलसीएम हुआ हमारे पास 5u, 5 बन जा 5 और इसमें हम लोग 5 लिखेंगे, तो ये हुआ -6/5u, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक, तो ये हुआ हमारे पास 1/10 इक्वल्स 6/5u। इसे यहाँ ले जाओ, इसे यहाँ ले, नहीं इसे यहाँ ले जाओ, तो 5u इक्वल्स 6 इंटू 10 तो 60 हो गया। इसको कैंसिल करो तो 12 5 जा 60, तो u इक्वल्स 12 सेंटीमीटर। u इक्वल्स 12 सेंटीमीटर है हमारे पास। ठीक, अब हम लोग v को फाइंड आउट करेंगे, तो v क्या है हमारे पास, v इक्वल्स -5u है ना, इसको माइनस में लेते हैं हम लोग, तो v इक्वल्स -5 इंटू 12 है, तो v इक्वल्स 60 सेंटीमीटर। दोनों चीज हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। ठीक, अब देखो 22 में क्या है, 22 में है कि द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस 50 सेंटीमीटर, स्टेट द पोजीशन द इमेज ऑन ऑफ an object place a distance 25 सेंटीमीटर परपेंडिकुलरली, इसके बाद ऑन इट्स एक्सिस आल्सो डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। मतलब इन्होंने कहा है द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो सॉरी 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर जो है फोकस है, तो लिखते हैं आंसर 22। तो यहाँ लिखेंगे आंसर 22। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इन्होंने कहा है द फोकल, फोकल मतलब यफ हमारे पास क्या है, यफ है 50 सेंटीमीटर। बट यहाँ पर जो है कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में यफ को प्लस में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टेट द पोजीशन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट पैलेस डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो जो इमेज है मतलब उसकी जो ऑब्जेक्ट है u, उसे लिखेंगे हम लोग 25 सेंटीमीटर। चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, दोनों में u को हम लोग यानी ऑब्जेक्ट को माइनस में लेते हैं और इमेज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, और मैग्निफिकेशन m को भी फाइंड आउट करेंगे, m इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर लेंस फार्मूला यूज करेंगे हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। बस लेंस और मिरर में यही डिफरेंट है कि लेंस में हम लोग माइनस लेते हैं और मिरर में जो है हम लोग क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यूज को पुटअप करते हैं। 1/f की जगह हम लोग लिखेंगे 1/50 इक्वल्स 1/v माइनस 1/u की जगह -25, माइनस माइनस हुआ प्लस, इसको हम लोग साइड चेंज करेंगे, फिर से इसको कर देंगे माइनस, तो 1/50 माइनस 1/25 इक्वल्स 1/v। तो 1/v इक्वल्स एलसीएम हुआ 50, 50 1 जा 50 और 25 टू 50, 1/v इक्वल्स माइनस 1/50। तो हम लोग कहेंगे कि v इक्वल्स -50 सेंटीमीटर। तो v इक्वल्स तो हम लोगों ने फाइंड आउट की, हम लोगों ने -50 सेंटीमीटर। अब हम लोग मैग्निफिकेशन जो है इसे ही फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे मैग्निफिकेशन के लिए, m इक्वल्स -v/u। ठीक,
माइनस वी वाई यू तो यूज़ करेंगे, बट एक चीज़ यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। समझना आपको ये पड़ेगा कि अगर लेंस है तो यहाँ पर आप लोग प्लस लोगे, मिरर है तो यहाँ पर आप लोग माइनस लोगे। ठीक, बस इतना ही आपको समझना है। यहाँ पर m इक्वल्स वी हमारे पास -50 और u हमारे पास 25। ठीक है, ये तो है। तो ये हुआ m इक्वल्स 2। ठीक है, ये हुआ आंसर। अब इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन 23 में हमसे पूछा है, द रेसिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm and 5 ohm are joined in series. It the two ends of the combination are joined to a potential difference of 30 volts. Then find the potential difference between the ends of the resistance. देखो इन्होंने क्या पूछा है, सबसे पहले ये समझना। लिखते हैं आंसर 23 पहले। आंसर 23, हाँ, आंसर हम लोग करने जा रहे हैं 23 को। हमारे पास तीन रेसिस्टेंस हमें गिवन है। ठीक, तीन रेसिस्टेंस हमें गिवन है, जिसमें से इन्होंने ये दिया है R1 जो है 2 ओम और R2 है 3 ओम। ठीक, R2 R1 R1 है 2 ओम, R2 है 3 ओम और R3 है 5 ओम। ठीक, अब ये तीनों के तीनों जो है, इनका कहना है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या नाम, द रेसिस्टेंट 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम आर ज्वाइंट इन सीरीज, कोई भी सीरीज में है। इफ द टू एंड्स ऑफ द कॉम्बिनेशन आर ज्वाइंट टू ए पोटेंशियल डिफरेंट, मतलब इनको तीनों को हम लोग जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले कनेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग इसे 30 वोल्ट से जो है इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। मतलब समझना, जैसे मान लो कि आपके पास U एक रेसिस्टेंस गिवन है, U एक रेसिस्टेंस गिवन है और U एक रेसिस्टेंस गिवन है। यहाँ पर ये R1 और ये R2 और ये R3 है। यहाँ पर ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और एंड ये 5 ओम है, और इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया है। इसी को हम लोगों ने कनेक्ट किया है किससे, 30 वोल्ट से। ठीक, इसी को हम लोगों ने किससे कनेक्ट किया है, इसे कनेक्ट किया 30 वोल्ट से। फिर इन्होंने कहा है कि देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स टू इच रेसिस्टेंस। जी हाँ, तो अब समझते जाना। सबसे पहले तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है ये, तो हम लोग कहेंगे R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला होता है R इक्वल्स R1 R2 R3। ठीक, तो यहाँ पर R इक्वल्स R1 2 + 3 + 5, ये हुआ 10 ओम। टोटल जो रेसिस्टेंस है वो हमारे पास 10 ओम है। अब हमारे पास V हमें गिवन है, V है 30 वोल्ट। I हम लोग सबसे पहले टोटल करंट को हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे ओम्स लॉ यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि ओम्स लॉ क्या है, V/I इक्वल्स R। ठीक, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर I इक्वल्स V/R इक्वल्स V की वैल्यू है 30
आर की वैल्यू है 10, तो ये हुआ 3 एम्पियर। तो टोटल जो सर्किट है, इस टोटल सर्किट में जो एम्पियर जो करंट फ्लो हो रही है वो 3 यानी 3 एम्पियर की जो करंट है यही फ्लो हो रही है। टोटल से जो करंट फ्लो हो रही है वो 3 एम्पियर करंट ही टोटल सर्किट से फ्लो हो रही है। ठीक, अब हम लोग यहाँ से सिंगल सिंगल करके हम लोग कहेंगे, सबसे पहले इस 2 ओम रेसिस्टेंस में हम लोग जो है 2 ओम और 3 एम्पियर, इसमें से हम लोग, इन्होंने कहा देखो कि फाइंड, हम लोग क्या करेंगे बिटवीन, फाइंड द पोटेंशियल, मतलब सभी में हम लोग टोटल में हम लोग पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग कहेंगे V1 इक्वल्स, V1 इक्वल देखो V इक्वल्स आई आर, तो V1 इक्वल्स आई आर वन, तो I की वैल्यू है 3, R1 वैल्यू को 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 ओम। V2 इक्वल्स आई आर टू, आई है 3 और R2 है हमारे पास 3, 3 3 9 ओम, और V3 इक्वल्स आई आर थ्री, आई है 3 और R3 है 5 इक्वल्स 15 ओम। तीनों ने कहा है कि सभी के जो पोटेंशियल है उसको जो है आप लोग इसको फाइंड आउट कीजिए। तो हम लोगों ने सभी के फाइंड आउट कर लिए हमने, तो हमारे पास क्या आ गए हैं 6 ओम, 9 ओम एंड 15 ओम, सॉरी यूनिट गलत हो गया, यूनिट में हम लोग वोल्ट लेंगे, 9 वोल्ट 15 वोल्ट। ओम जो है ये यूनिट है रेसिस्टेंस की, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 24 को, राइट डाउन द वर्किंग एंड कलर्स ऑफ द इंसुलेशन ऑफ द वायर्स यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में इसके प्रीवियस के वीडियो में यानी सेट 1 में हम लोग, जो सेट 1 है और क्वेश्चन नंबर 24 है यही था आपका, इसी में हमने सेट 1 और क्वेश्चन नंबर 24 वहाँ पर हमने आपको स्टडी करा दिया है सेट 1 में, ठीक है। यही 2024 के है, ठीक है, 2024 सेट 1 क्वेश्चन नंबर 24, वहाँ पे हम लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर जाइए आप लोग और इसको देख लीजिए। अगर आप लोग वहाँ उस वीडियो को देख के आए हो तो फिर आप लोग समझ चुके होंगे, आप लोग अपने कॉपी में नोट में देख लीजिए, आपको हमने यहाँ इसे पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास ये है, इसी का और में है 24 का, कि एक्सप्लेन करनी है मैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल फॉर विच फिजिकल क्वांटिटीज आर दे यूज्ड फॉर फाइंडिंग देयर डायरेक्शन, ठीक है। तो फ्लेमिंग के जो लेफ्ट हैंड रूल्स है इसको एक्सप्लेन करो। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, जो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स है, लेफ्ट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग ये जो हमारे फिंगर्स है और ये थंब है इनको इस डायरेक्शन में लाते हैं कि तीनों के तीनों फिंगर्स जो है, इसको फिंगर्स नाम दे रहे हैं, मतलब थंब है, ये दोनों फिंगर्स एंड थंब जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, दोनों फिंगर्स एंड थंब को इस प्रकार से हम लोग इसको इस प्रकार से रखते हैं कि ये तीनों के तीनों एक दूसरे के इच अदर परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक। तब ये जो हमारे पास इस फिंगर से, इस फिंगर से हम लोग मिडिल फिंगर, इस फिंगर से हम लोग फाइंड आउट करते हैं करंट को, ठीक। तो ये फिंगर जो है ये बताती है करंट को, और ये फिंगर जो है ये फिंगर बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना लेकर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। तो ये फिंगर जो है ये बताती है मैग्नेटिक फील्ड को, और अंगूठा यानी थंब ये बताता है आपका जो फोर्स है कि फोर्स कहाँ पर है उस वक्त। तो डायरेक्शन हम लोग किसके डायरेक्शन उन्होंने पूछा है, तो इन्होंने कहा है विच फिजिकल क्वांटिटीज आर दे फाइंडिंग देयर
डायरेक्शन। चलो, तो अगर हमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है तो हम लोग इस फिंगर को देखेंगे, और अगर हमें जो करंट है वो कहाँ फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन देखनी है तो इस फिंगर को देखेंगे, और कहाँ पर आपका फोर्स लग रहा है वो अंगूठा से हम लोग पता लगाएंगे। ठीक है, तो ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल है। इसके बाद जो राइट थंब रूल जो है, इसकी प्रीवियस वीडियो में बता चुके थे, मैक्सवेल राइट थंब रूल। चाहे थंब को ऐसे रखो चाहे थंब को ऐसे रखो, तो हम लोग कहेंगे राइट थंब रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, मैक्सवेल जी के ही है राइट थंब रूल्स, उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक वायर लेते हैं, उस वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उस वायर को इस प्रकार से कैच करते हैं, इस प्रकार से पकड़ते हैं कि जो फिंगर्स हैं वो वायर पर लिपट जाए, इस प्रकार से लिपटी हो। ठीक है, तो ये जो अंगूठा है, थंब है, ये बताता है कि कहाँ, किस दिशा में, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। और ये जो फिंगर्स है ये बताती है, ये अंगुलियां फिंगर्स जो है ये बताती है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड को। तो अंगूठा यानी थंब बताता है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को, और ये जो फिंगर्स है ये बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड को। ये हमारे पास थंब है, थंब का रूल्स है, हाँ, जो कि मैक्सवेल जी के रूल्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो, अब आ गए हम लोग सब सेक्शन 2 में, केमिस्ट्री में। ठीक है, तो एक चीज़ को आप लोग विषय मतलब नोटिस रखना, इसको ध्यान रखना कि एग्ज़ाम कॉपी में सेक्शन को अलग अलग करना, अलग अलग पेजों में अलग अलग टीचर्स चेक करते हैं। ठीक है, या तो एक टीचर फिजिक्स और केमिस्ट्री चेक करेंगे और एक टीचर केमिस्ट्री और बायो को चेक करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर 2 टीचर है तो हम अगर फिजिक्स केमिस्ट्री चेक करेंगे तो दूसरा जो टीचर है वो चेक करेंगे केवल बायो को। अगर हम केवल बायो को चेक करेंगे तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री चेक करेंगे। हम अगर बायो और केमिस्ट्री चेक कर रहे हैं तो वो फिजिक्स चेक करेंगे। ये रूल्स होता है। ठीक है, तो इसीलिए अलग अलग सेक्शन में करना। जो क्वेश्चन नंबर 25 में है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। जो फॉलोइंग रिएक्शंस है, इसे केमिकल रिएक्शन जो है ये आपको बताना है। तो हम लोग लिखेंगे आंसर 25, तो लिखेंगे आंसर 25। 25 में हमारे पास टोटल 4 रिएक्शन दिए गए, 1 2 3 एंड 4। देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है लेड नाइट्रेट इज हीटेड। तो जो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, इन्होंने जो कहा है कि लेड नाइट्रेट इज हीटेड, तो लेड नाइट्रेट को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। लेड नाइट्रेट का फार्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस, इसे हीट कर रहे हैं। और जब भी कोई भी कंपाउंड हो उसको अगर हीट करते हैं तो अपने एलिमेंट्स से उसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। तो उसके एलिमेंट्स में उसको ब्रेक करेंगे, तो कैसे ब्रेक करेंगे समझना। सबसे पहले पीबी लिखेंगे, ये लेड हुआ। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे कि हीट कर रहे हैं तो ऑक्साइड के रूप में निकालेंगे, तो ये हो गया लेड ऑक्साइड PbO प्लस। अब NO2 निकालोगे, NO2। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन को भी निकाल दोगे। अब बैलेंस करो, बैलेंस करने के लिए N 2 टाइम्स है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, N 2 टाइम्स है बट O 2 टू 4 6 टाइम्स है, 6 यहाँ पर, बट यहाँ पर 7 है। तुरंत से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब चेक करो जरा, बैलेंस है तो बैलेंस नहीं है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, 2 टू 4 है, 2 मतलब 4। ठीक है, तो अब बैलेंस है, 4n है और 2 टू 4n है। ठीक है, PV 2 टाइम्स है, PB 2 टाइम्स है। ठीक है, और 2 3 6 है, 4 2 नहीं, 2 टू 4 3 12 है, और 4 टू 8, ये हुआ 10 12। ठीक है, बैलेंस है। ठीक है, इसके बाद
इन्होंने कहा है एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट। एथेनोइक एसिड जो है किसके साथ इसी हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम कार्बोनेट्स के साथ। एथेनोइक एसिड का जो फार्मूला है CH3COOH, ठीक, ये हुआ एथेनोइक एसिड। और इसकी जो रिएक्शन है उसको हम लोग करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 रिएक्शन। जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से इसको ब्रेक कर दो और इसे यहाँ से ब्रेक कर दो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। Na को एक काम करो, Na को जो है, हाँ Na को यहाँ से ब्रेक करके यहाँ इसे दे दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस। अब ये जो H को हमने ब्रेक किया, H को ब्रेक किया, तो एक काम करते H को हम कह देते कि इससे एक O ले लो, तो ये बन गया हमारे पास H2O प्लस यहाँ बचा CO2, तो CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब बैलेंस करो, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर Na 2 टाइम्स है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये बैलेंस, ठीक। अब देखो हम लोग करते हैं, थर्ड में है रिएक्शन ऑफ जिंक विद सिल्वर नाइट्रेट। तो जिंक जो है इसकी हम लोग रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट से, तो जिंक को लिखेंगे हम लोग Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 रिएक्शन, ठीक, AgNO3 रिएक्शन। ये जिंक नाइट्रेट बनेगा यहाँ पर, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस यहाँ से, और प्लस हमारे पास Ag को इन्होंने हटाया दिया जिंक ने, तो हम लोग लिखेंगे Ag। अब NO3 यहाँ पर 2 टाइम्स है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर दो। यहाँ पर देखो रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन विद बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन की जो रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड से करेंगे, तो सोडियम सल्फेट तो हम लोग कहेंगे Na2SO4 प्लस किससे, बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2 रिएक्शन। जब रिएक्शन करेंगे यहाँ पर तो Ba को SO4 दे दो, तो ये बनेगा हमारे पास बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 प्लस NaCl 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, तो ये हो गया बैलेंस। अब देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि राइट 26 में राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो शॉर्ट नोट्स बताओ, मतलब नंबर 1 पे हैं होमोलॉजस सीरीज। तो होमोलॉजस सीरीज में हम लोग जानते हैं कि होमोलॉजस सीरीज किसे कहते हैं, यानी कोई भी हाइड्रोकार्बन सीरीज हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन सीरीज हो। हाइड्रोकार्बन सीरीज जानते हो, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन होने चाहिए। कोई भी हाइड्रोकार्बन सीरीज हो और उस हाइड्रोकार्बन में कई हाइड्रोकार्बन सीरीज दिए जाएंगे, उसमें से अगर सभी में CH2 का डिफरेंट मिल जाए, CH2 का डिफरेंट मिल जाए तो उसे होमोलॉजस सीरीज कहते हैं हम लोग। इसके बाद देखो इन्होंने कहा है वर्सटाइल नेचुरल ऑफ कार्बन, ठीक है, इन्होंने ये कहा। तो दोनों पर आप लोग जो है शॉर्ट नोट्स लिखोगे, ठीक। और इसके बाद देखो इन्होंने ये कहा है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो एक काम करते हैं, अब आप लोग इतने को पहले शॉर्ट कर लो, तो इसके बाद हम लोग 27 से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतने को आप लोग शॉर्ट करो जरा। लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर करते हैं 27 में। ए राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स हमें गिवन है इसके IUPAC नेम बताएंगे, आंसर 27। हाँ, तो आंसर 27 में है CH3COOH, CH3COOH। फिर सेकेंड पार्ट में है CH3CH2CH2Cl, CH3CH2CH2Cl। फिर थर्ड नंबर पर है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। तो यहाँ पर जब IUPAC नेम हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले टोटल चेक करते हैं कि टोटल कितने कार्बन है हमारे पास, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो मेथ एथ, तो हम लोग कहेंगे एथ, COOH होने पर होता है ओइक, तो हम लोग कहेंगे एथेनोइक, एथेनोइक, और ये हुआ एसिड। ठीक, ये हो गया IUPAC नेम, एथेनोइक एसिड। मेथ एथ प्रोप, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन होने पर हम लोग कहते हैं प्रोप, और CH होने पर हम लोग कहते हैं क्लोरो। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ब्रोमो क्लोरो इनके नाम को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि क्लोरो, क्लोरो प्रोपेन। ठीक, क्या नाम हुआ? क्लोरो प्रोपेन। अब देखो इसके बाद यहाँ पर मेथ एथ, तो 2 कार्बन होने पर एथ, 2 कार्बन होने पर, और ट्रिपल बॉन्ड होने पर आइन, तो हम लोग कहेंगे एथाइन, तो एथाइन, क्या कहेंगे? एथाइन। ठीक, या हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें क्या पूछा IUPAC ना, तो एसिड एथाइन, हाँ एथाइन कहेंगे हम लोग, तो हम लोग कहेंगे एथ आइन, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको, इसे ही कह सकते हम लोग एसिटिलीन, एसिटिलीन भी कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं एथाइन, तो एथाइन बेटर है। ठीक, इसके बाद देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर आगे में इन्होंने पूछा है बी पार्ट, नहीं हाँ बी पार्ट में, व्हाट इज सॉप, जो है इसकी मतलब 2 इसके गुण जो है वो बताना है हमें। सबसे पहले सॉप किसे कहते हैं, तो लिखेंगे आंसर 20, इसी का ये ए पार्ट है या बी पार्ट। ठीक, तो आंसर 27 और बी पार्ट। सबसे पहले सॉप क्या है, देखो सॉप जो है, सॉप को हम लोग जब भी प्रिपेयर करते हैं तो सोडियम या पोटेशियम लेते हैं, सोडियम लेंगे या पोटेशियम लेंगे, मतलब सोडियम साल्ट ले लो या पोटेशियम साल्ट ले लो, और उसकी जो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, सोडियम या पोटेशियम साल्ट ले लो, और कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, और उसकी जो हैविंग हाई एटॉमिक मास, मतलब उसके बहुत ही अधिक उच्च ताप कह सकते हो, और उच्च दाब पर जब इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करने के बाद इसको हम लोग कहते हैं कि यही साबुन, मतलब जो साबुन है, जो सॉप है, जब भी इसको प्रिपेयर किया जाता है तो चाहे सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, उस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसको हाई टेम्परेचर पर इसको जब हीट किया जाता है तो हमारे पास एक सॉप बनाते हैं। ठीक है, सॉप बनाने की मेथड अलग है, ठीक है, वो तो मेथड की बात अलग है। उन्होंने पूछा सॉप क्या है। ठीक, तो सॉप क्या है? सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग हाई एटॉमिक मास आर कॉल्ड सॉप। ठीक है, सॉप इसको कहते हैं हम लोग। बट सॉप के जो रिएक्शन है, सॉप का फार्मूला क्या है, साबुन का फार्मूला क्या है? C17H35 COON है। जब भी इसको प्रिपेयर करते हैं हम लोग रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो हम लोग क्या लिखते हैं समझना। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं CH2, ठीक, CH2, फिर CO, फिर C17H35, फिर इसको लेते हैं CH2 CO C17H35, फिर अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोग लेते हैं CH2 C, अभी बता रहे C17H35, बट यहाँ पर केवल हम लोग C लेते हैं बॉन्डिंग अकॉर्डिंग। ये क्या है? ये जो है आपका, ये ग्लिसरॉल है। ये क्या है? इसे हम लोग कहते हैं, ये है ग्लिसरॉल। ठीक, तो इसे कहेंगे हम लोग ग्लिसरॉल। अब यहाँ पर हम लोग या तो कोई भी बेस ले लो,
NaOH भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो। तो हम लोगों ने लिया यहाँ पर NaOH, रिएक्शन करवाया हमने, ठीक, रिएक्शन करवाया। जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो साबुन जो है, साबुन का जो फार्मूला है C17H35COONA, तो यहाँ से तो हम लोग OO तो ले लेंगे ग्लिसरॉल में, C17 ले लेंगे हम, H35 ले लेंगे, COONA भी ले लेंगे। देखना ये C17 लिया हमने, ठीक, COO ले लिया हमने और यहाँ से Na ले लिया हमने, तो ये बनेगा C17H35COONA, जो कि यही है सॉप प्लस। अब हमारे पास क्या है, देखो CH2 CH CH2, ठीक, और यहाँ पर हमारे पास एक है OH, बस इसी को यहाँ पर हम लोग दे देंगे इनको। तो क्या देंगे समझना, यहाँ पर देंगे हम लोग CH2OH CHOH CH2OH, ठीक, ये हो गया हमारे पास, जिसको हम लोग कहेंगे सोडियम स्टीएरेट, सॉरी ये हो गया सोडियम स्टीएरेट सॉप, और इसे हम लोग कहेंगे ग्लिसरॉल, ठीक, ये भी हमारे पास ग्लिसरॉल है, बट डिफरेंट क्या है, ग्लिसरॉल डिफरेंट क्या है। अब एक चीज ये समझना, ये जो है ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ, इसे कहेंगे ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ, ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड, स्टीएरिक एसिड, हाँ, और ये है ग्लिसरॉल और ये हमारे पास है सॉप। तो ये तो हो गया रिएक्शन इसके लिए। और सॉप के दो प्रॉपर्टीज क्या हो गए, एक हम लोग इसको नहाने में इसका यूज करते हैं, एक हम लोग इसको कपड़े धोने में यूज करते हैं इसको, है ना। तो इसके बाद देखो आगे इन्होंने क्या पूछा है, अगर सॉप पूछ दे सॉप क्या है, तो सॉप क्या है, सॉप जो है हम लोग कह सकते हैं कि चाहे आपका सोडियम हो और चाहे पोटेशियम हो, सोडियम पोटेशियम के जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके जो हाई मास है, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं हैविंग हाई एटॉमिक मास है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम स्टीएरेट या सॉप कहते हैं, ठीक। इसके बाद इन्होंने पूछा है आगे क्वेश्चन में कि वह एक्सप्लेन द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। एक्सोथर्मिक किसे कहते हैं, जिसमें हम लोग हीट को हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं, जिसमें हीट को निकाल देंगे उसको एक्सोथर्मिक कहेंगे, और जिसमें हीट को ऑब्जर्व करेंगे उसको हम लोग एंडोथर्मिक कहेंगे। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या डिफरेंट है, एंडोथर्मिक में हम लोग हीट को ऑब्जर्व करेंगे और एक्सोथर्मिक में हीट को हम लोग निकाल देंगे, आउट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये पूछा है, व्हाट इज पीएच वैल्यू हाई इज रिलेटेड टू हाइड्रोजन टू कंसंट्रेशन। देखो पीएच वैल्यू किसे कहते हैं, जिसमें भी कोई भी सॉल्यूशन हो, किसी भी सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयन की हम लोग कंसंट्रेशन जो है इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उसे पीएच वैल्यू कहते हैं, ठीक। या आप लोग अगर इस प्रकार से कहना चाहो लॉग के फॉर्म में, जैसे लॉग के फॉर्म में कहना चाहो आप लोग, आंसर लिख 7 और बी का और है, ठीक। देखो लॉग के फॉर्म में अगर आप लोग लिखोगे तो पीएच वैल्यू तो हम लोग कहेंगे पीएच इक्वल्स माइनस लॉग एच पॉजिटिव, या आप लोग कह सकते हो कि पीएच इक्वल्स लॉग 1/H पॉजिटिव, ठीक। तो कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें अगर लॉगरिथम का H पॉजिटिव, हाइड्रोजन H पॉजिटिव
कंसंट्रेशन जो है इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उसे भी हम लोग पीएच वैल्यू कहते हैं। या कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें केवल हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है उससे ही हम लोग कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करोगे हाइड्रोजन आयन की तो उसे ही हम लोग कहते हैं पीएच वैल्यू। ठीक, इसके बाद इन्होंने पूछा है कि डिफरेंट बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स है, मिनरल्स आपको बता दे कि जो हम लोग जिस अर्थ में रहते हैं उस अर्थ के नीचे से हम लोग जो है मिनरल्स को फाइंड आउट करते हैं। फिर मिनरल्स में जो है हम लोग मिनरल्स को उसी को प्योर करते हैं, प्योर करके उससे ओर को फाइंड आउट करते हैं। फिर से एक बार, जो अर्थ है, अर्थ से ही हम लोग किसे फाइंड आउट करते हैं, मिनरल्स को। फिर टोटल मिनरल्स को नहीं, उसी मिनरल से कई मिनरल्स को जिसको प्योर कर पाते हैं उसको प्योर करते हैं। प्योर करने के बाद उससे हम लोग और फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जितने भी आपके मिनरल्स हैं टोटल मिनरल्स और नहीं है बट टोटल और मिनरल है। क्यों? क्योंकि मिनरल से और को फाइंड आउट करते हैं, इसीलिए जितने भी आपके और है वो टोटल और मिनरल्स है बट सारे के सारे मिनरल्स और नहीं है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने पूछा है व्हाट इज रोल ऑफ सलाइवा इन द डिजेस्टिंग ऑफ फूड। देखो, फूड में सलाइवा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सलाइवा में एक एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम। उस एमाइलेज एंजाइम का काम क्या होता है, जो भी हम लोग फूड्स को, भोजन को हम लोग खाते हैं, उस भोजन को एकदम सॉइलिंग बनाना, एकदम मुलायम बना देना, ये काम होता है इसको। उसके ऊपर जैसे लार है, उस सलाइवा है, लार को उसके ऊपर, भोजन के ऊपर से एकदम गोल सर्किल बना देना। जैसे भोजन को जब चबाते हैं हम लोग, फूड को जब चबाते हैं, भोजन को चबाते समय उसको एकदम लेई जैसे बना देना, ये सलाइवा का काम होता है। कुल मिलाकर फिर से एक बार समझो, हमारे माउथ में लार है, ठीक है, उसका काम होता है भोजन को एकदम सॉइलिंग बना देना, मुलायम बना देना, और फिर उसको निगलने में सहायता होना, निगलने में हेल्प होना, ये सलाइवा का काम होता है। फिर सलाइवा का काम अंदर जाकर, अंदर जब ये भोजन अंदर पहुंचने के बाद इसी को ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करना, चेंज करना भी सलाइवा का काम होता है यहाँ पर। ठीक है, ये होता है। तो हम लोग कह सकते हैं सलाइवा में एक एंजाइम्स भी है। ठीक है, सलाइवा में जो क्या है, ये एंजाइम्स भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है, वाई इज ओजोन लेयर इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए ओजोन लेयर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, आपको बता दें कि जो ओजोन लेयर है हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारे ऊपर एक वायुमंडल है, उसके ऊपर एक ओजोन लेयर है। जो सन है उसकी जो रेज है, उससे रेज से बहुत ही हार्मफुल रेज आती है उससे। ठीक है, जिसको अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, हम लोग यूवी रेज कहते हैं। अब उसमें इतनी हाई क्वालिटी की, हम लोग कहेंगे इतनी हाई पावर की, इतने हार्मफुल रेज है वो, अगर हमारे बॉडी पर वो सीधे रेज आकर गिरती है तो फिर कैंसर होने का बहुत डर है। मतलब डर नहीं है, कैंसर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ओजोन लेयर है ये करती क्या है, ओजोन लेयर क्या करती है कि उस रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, उस रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है और उस रेस को हम तक पहुंचने नहीं देती है। इसीलिए ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर इसके बाद इन्होंने पूछा है 29 में, डिफरेंट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, कोई भी फ्लावर हो, जैसे सपोज करो कि ये एक फ्लावर है, ठीक, सपोज कर लो ये एक फ्लावर है, और इसमें जो भी इंसेक्ट इस पर है, इस पर बैठेंगे जो भी इंसेक्ट, उसी के इंसेक्ट, उस इंसेक्ट के कारण जो भौरे होते हैं, या जो आपको कह सकते हो कि चाहे वो
बटरफ्लाई हो, कलर फ्लाई, मतलब जो भी हो, ठीक है। इंसेक्ट मान लेते हैं हम, इंसेक्ट मान लेते हैं। इंसेक्ट के कारण, तो इंसेक्ट के कारण क्या होता है, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है कि डिफरेंट बिटवीन द सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट के रीजन के कारण, इंसेक्ट के अकॉर्डिंग उसी फ्लावर में एक नई फ्लावर, जो अगर नई फ्लावर जो है उनका जो है रिप्रोडक्शन हो जाए, वही और एक पुष्प यानी और एक फ्लावर और एक फूल अगर बन जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। बट अगर जैसे मान लो कि, जैसे आपको सिंपल तरीके से बताते हैं, सिंपल तरीके से, जैसे ये कोई एक फ्लावर है, ठीक है, ये कोई फ्लावर है, इस फ्लावर पे कोई एक इंसेक्ट अगर बैठ जाए, ठीक है, कोई एक इंसेक्ट अगर बैठ जाए, मान लो कि बटरफ्लाई आके बैठ जाए, और उसी बटरफ्लाई के रीजन के कारण उसी फ्लावर पे सेक्सुअल हो जाए, सेक्स हो जाए, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर दो फ्लावर हो या दो फ्लावर के प्लांट हो, तो अगर कोई भी इंसेक्ट यहाँ आकर बैठ जाए, यहाँ आकर बैठ जाए इस फ्लावर पे, और फिर इस फ्लावर से फ्लाई करके इस फ्लावर आके पर बैठ जाए, तो इस जिसके कारण इन दोनों फ्लावरों में अगर सेक्स हो जाए, सेक्सुअल हो जाए, ठीक है, तो उस रीजन से अगर न्यू प्लांट बन जाए, न्यू प्लांट तो बनना ही है, ठीक है, जिसके कारण फ्रूट्स वगैरह बनते हैं, जो प्लांट्स है उसमें फ्लावर फ्रूट्स बनने का रीज़न यही है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि इसे हम लोग कहते हैं, जब डिफरेंट डिफरेंट हम लोग फ्लावर लेंगे तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, और एक ही फ्लावर में ही अगर उसमें सेक्सुअल हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में अगर सेक्सुअल हो जाए मतलब उसको हम लोग कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन में, राइट ए शॉर्ट नोट एनी टू परमानेंट मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के कोई भी दो परमानेंट मेथड, मेथड नंबर 1 होता है बैसेक्टॉमी। बैसेक्टॉमी में हम लोग क्या करते हैं, जो मेल होता है, मेल का ऑपरेशन किया जाता है, जिसके कारण से जो है कोई भी बच्चे जो है वो जन्म ना ले सके, ठीक। और इसके बाद हम लोग करते हैं ट्यूबेक्टॉमी, जो कि इसमें फीमेल का ऑपरेशन किया जाता है। तो एक होता है बैसेक्टॉमी, एक होता है ट्यूबेक्टॉमी, जो कि दोनों के दोनों परमानेंट फैमिली प्लानिंग है। तो एक होता है बैसेक्टॉमी और एक होता है ट्यूबेक्टॉमी। बैसेक्टॉमी में मेल का ऑपरेशन कर दिया जाता है और ट्यूबेक्टॉमी में फीमेल का ऑपरेशन कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ही पूछा है हमसे आगे क्वेश्चन में 30 में, राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ टू प्लांट्स हार्मोन्स, टोकाइनिन एथिलीन प्लांट्स है। जैसे आपको बता दें कि एक होता है ऑक्सीन हार्मोन्स। ऑक्सीन हार्मोन्स का काम क्या होता है, ग्रोथ प्रोमोटर्स, ये होता है। ऑक्सीन हार्मोन्स होता है ग्रोथ प्रोमोटर्स, ग्रोथ को बढ़ाना होता है। इसके बाद आपके पास बता दें ऑक्सीन हार्मोन्स है, इसके बाद साइटोकाइनिन है और जिब्रेलिन है। चाहे ऑक्सीन हो, चाहे साइटोकाइनिन हो और चाहे जिब्रेलिन हो, तीनों के तीनों हार्मोन्स का काम होता है, ये होता है ग्रोथ प्रोमोटर्स, ग्रोथ को प्रमोट करना होता है इनका। और इसके बाद एथिलीन है, एथिलीन हार्मोन्स का काम होता है जो भी फ्रूट्स है उसको राइप कर पकाना, ठीक है। इसके बाद इन्होंने पूछा है मेंशन इन इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स। मेंशन इन इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में जो स्टोमेटा है उनका इंपॉर्टेंस बताना है। इसके बाद इन्होंने पूछा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन इन ह्यूमन। तो देखो आपको एक चीज बता दें कि जो क्वेश्चन नंबर 31 है इसको सेट 1 में हम लोग कर चुके हैं। सेट 1 जो कि आपका 2024 सेट 1 जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 28 पे देखिए, 28 पे देखिए, 28 पे हम इसको बता चुके हैं, ठीक है, सेट 1 पे। क्वेश्चन नंबर आखिरी में है एक्सप्लेन इन द इम्पोर्टेंस, ठीक, एक्सप्लेन इन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेंडल इन द रूल द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। तो जो मेंडल्स के रूल्स है, मेंडल्स के रूल्स है, उस रूल्स को आप लोग बताओगे। सबसे पहले मेंडल्स के देखो
मेंडल ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किस पर किया? तो जो पी है, पी के प्लांट्स पर किया था। पी के प्लांट्स पर ही मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट क्यों किया? बट रीज़न ये है, पी के प्लांट्स पर जो है मेंडल का एक्सपेरिमेंट करने का रीज़न ये था कि वो जो है 1 ईयर का है। 1 ईयर में हम लोग अच्छे से प्रैक्टिकल कर सकते हैं, इसीलिए पी के प्लांट्स पर ही मेंडल जी ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और इसके बाद मेंडल जी की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से किया था उन्होंने? तो आपको बता दें, अभी बता चुके हैं कि मोनास्टेरी से उन्होंने अपना रिएक्शन जो प्रैक्टिकल है, जो एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने करना स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके बाद मेंडल जी जो है जब इन्होंने प्रैक्टिकल किया तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया समझना। आंसर है हमारे पास, आंसर 31 का और है, तो लिखेंगे आंसर 31 का और है। ठीक, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, प्योर टाल प्लांट्स लिए इन्होंने। प्योर टाल प्लांट्स, ये दोनों के दोनों प्योर है और टाल प्लांट्स है, जिसको कैपिटल टी करेंगे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने प्योर और डार्क प्लांट लिए इन्होंने, टिनी। ठीक है, टिनी प्लांट्स लिए इन्होंने, प्योर एंड हम लोग कहेंगे डार्क प्लांट्स कहेंगे। ठीक, इसे हम लोग पेरेंट्स कहेंगे। इनके बीच जब इन्होंने, इनके बीच के रिएक्शन के दौरान यहाँ पर जब कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ कर कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर आपस में मिल जाए तो यहाँ पर बना कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ बना कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट जनरेशन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट जनरेशन। और फर्स्ट जनरेशन में हम लोग एक चीज़ ये देखते हैं, ऑल प्लांट्स जो है, ऑल प्लांट्स जो है ये टाल है। ऑल प्लांट्स क्या है? ऑल प्लांट्स आर टाल। बट ये प्योर नहीं है, ये हाइब्रिड है। ये क्या है? ये हाइब्रिड है। ठीक, प्लांट्स टाल, बट ये कैसे थे? हम लोग कहेंगे ये हाइब्रिड थे। ठीक, इतना क्लियर है। इसके बाद मेंडल जी ने क्या किया, इनको पुनः अगेन इनके बीच इन्होंने रिएक्शन करवाया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इनके बीच पुनः जब रिएक्शन इन्होंने करवाया तो उसके अकॉर्डिंग क्या पाया, अब ये ध्यान रखना। इन्होंने सेकेंड वाले में इन्होंने लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके अकॉर्डिंग जब इन दोनों के रिएक्शन करवा सकते हो और इनके रिएक्शन करवा सकते हो। ठीक, बात क्लियर रखना। फिर इनके रिएक्शन करवा सकते हो, फिर इनके रिएक्शन करवा सकते हो। यहाँ पर आप लोग देखोगे इन दोनों के रिएक्शन से कैपिटल टी और इनके रिएक्शन से कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों के रिएक्शन से कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक बाकी है यहाँ पर, इन दोनों के रिएक्शन से कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो प्योर टाल है, बट ये तीनों के तीनों टाल है और जो कि डार्क है भी है, क्या नाम, हाइब्रिड है तीनों के। तो इनमें जो रेशियो निकला, इन रेशियो को हम लोग कहेंगे 1:3। ठीक, ये इन्होंने सेकेंड जनरेशन में रिएक्शन करवाया, ये सेकेंड जनरेशन में रिएक्शन करवाया। इसके बाद इन्होंने लास्ट में इन्होंने क्या किया कि जो इन्होंने फ्लावर लिए, जो सीड्स लिए वो हाँ सीड्स लिए, वो रिंकल लिए एंड स्पेयर लिए, उन्होंने गोल लिए और रिंकल लिए। फिर उन्होंने फिर से उनका क्या नाम संकरण करवाया, उनके बीच जो है क्रॉस करवाया उन्होंने। जब क्रॉस करवाया उन्होंने इन दोनों के बीच, इनके बीच जब क्रॉस कराया तो उनमें जो रेशियो है वो अलग देखा उन्होंने। 9:3
3:1, ठीक, ये दिखाया है इसमें। चलो, तो एक काम करते हैं, वीडियो को दोस्तों जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे कोई क्वेश्चन है भी नहीं, ठीक है। तो मेंडल के नियम को अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। सारे क्वेश्चन को तो स्क्रीन पर हमने प्रोवाइड करा दिया है, स्क्रीन पर देख के आप लोग अच्छे से लिख भी सकते हो। तो वीडियो को यहीं तक हम लोग अब रोकते हैं, क्योंकि अब हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे सेट 3 IL, ठीक। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग एक काम कीजिए, अब जितने सारे नोट्स है, ठीक है, आप पढ़ चुके हो, जितने सारे नोट्स है उस नोट्स को बनाइए और इसके बाद अच्छे से उसको लर्निंग भी कीजिए, जिससे कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में दिक्कत भी ना आए। मेंडल के नियम को आप लोग, जो मेंडल्स लॉ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक सेट में हमसे मिलते जरूर रहिए, ठीक है। ठीक है, स्क्रीन शॉट।